सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट का आज का हमारा टॉपिक रहेगा सहयोगी अधिगम, जिसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। तो सहयोगी अधिगम क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, सहयोगी अधिगम के क्या सिद्धांत होते हैं। यह लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बीएड एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कई बार आपके पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन इस तरह से आपके पेपर में आता है, सहयोगी अधिगम क्या होता है, या फिर सहकारी अधिगम के नाम से आ सकता है, सहयोगात्मक अधिगम के नाम से भी आ सकता है। इंग्लिश में से कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। अब देखो, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था सहकारी शिक्षण या फिर सहयोगी शिक्षण, वो इससे अलग है। सहकारी शिक्षण में कई टीचर आपस में मिलकर पढ़ाते हैं, लेकिन सहयोगी अधिगम में टीचर नहीं होता, बच्चे ही आपस में मिलकर पढ़ते हैं। सहयोगी अधिगम में क्या होता है, हम बच्चों को समूहों में बांट देते हैं और प्रत्येक समूह को करने के लिए कुछ कार्य देते हैं। समूह में बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दूसरे की बातों को सुनते हैं, अपनी बातें दूसरों से बताते हैं, अपनी स्किल्स को दिखाते हैं उस कार्य को करने के लिए। इससे एक दूसरे से में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और इस तरह से सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं, तो समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो सहयोगी अधिगम में क्या होता है, टीचर नहीं होता, टीचर बच्चों को कुछ नहीं सिखाता, बच्चे ही समूह में कार्य करते हैं और एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एमडीएम एक टॉपिक है, मिड डे मील, हमें अपने बच्चों को एमडीएम पढ़ाना है, तो उसके लिए हम छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं। जैसे आपका प्रोजेक्ट होता है ना बीएड में मिड डे मील का, ठीक उसी तरह से तो छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं। वे अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण करते हैं, सभी बच्चे एमडीएम पर अपनी राय रखते हैं, फाइल बनाते हैं, फोटो वगैरह लगाते हैं एमडीएम के बारे में नेट से सर्च करके या फिर खुद बनाकर। तो इससे क्या होगा, जब ये एमडीएम का ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कार्य है, इसे पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सभी बच्चों को एमडीएम के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई होगी, वो हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे एक दूसरे से सीखते रहते हैं। ये होता है हमारा सहयोगी अधिगम। इसमें टीचर नहीं सिखाता, बच्चे समूह में कार्य करते हैं और एक दूसरे से ही सीखते रहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सहयोगी अधिगम का अर्थ है एक दूसरे के द्वारा समूह में सीखना, मतलब बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं समूह में। अतः वह अधिगम जिसमें विभिन्न प्रकार के बालक एक दूसरे की मदद करते हुए सीखते हैं, सहयोगी अधिगम कहलाता है। इसके लिए कक्षा को विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक समूह के सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है, मतलब प्रत्येक समूह को करने के लिए हम कुछ कार्य देते हैं कि आप इस कार्य को करिए। समूह में विद्यार्थी एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, टॉपिक पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, दूसरे छात्रों द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनते हैं। इस प्रकार ये प्रकरण, जो टॉपिक दिया है हमने, जो समस्या दी है बच्चों को, उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सहयोगी अधिगम का प्रयोग मिश्रित योग्यता वाले समूह के द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। वही बात हो जाती है, हम मिश्रित योग्यता, अलग अलग योग्यता वाले बच्चों का समूह बनाते हैं, जिससे कोई एक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। बच्चे एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, इससे ये सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें समूह के सभी छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान किया जाता है। अतः वह प्रतिमान जिसमें छात्र सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे से सीखते हैं, सहयोगी अधिगम कहलाता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का रोल निभाता है, वह छात्रों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद भी करता है। तो टीचर क्या करता है, बच्चों को निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आपको इस टॉपिक को कैसे कैसे सॉल्यूशन करना है, इस टॉपिक का आपको समाधान कैसे मिलेगा, क्या क्या कार्य आपको करने हैं। इस तरह से टीचर इनको हल्के से इंस्ट्रक्शन दे देता है। और अगर बच्चे कहीं फंस जाते हैं, किसी समस्या में उलझ जाते हैं, तो वह टीचर बच्चों की मदद करता है। यह शिक्षक का काम होता है, लेकिन शिक्षक इन्हें समाधान नहीं बताता उस समस्या का क्या है। अब इसके बारे में एक परिभाषा देखते हैं। रॉबर्ट और डेविडसन ने क्या कहा है, सभी सहयोगी अधिगम के माध्यम से एक ही विचार प्रकट है कि विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं, वह अपने सहयोगियों और अपने अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, सभी विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं और अपने अधिगम के लिए और सब अपने सहयोगियों के अधिगम के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं, खुद ही उन्हें सीखना है और दूसरों को सिखाना भी है। तब इतनी परिभाषा तो आपको लिखनी होगी पेपर में। अगर आपको ये बड़ी लग रही है तो इतनी तो आप लिख ही देना, क्योंकि इससे भी मीनिंग स्पष्ट हो रहा है सहयोग अधिगम का। सहयोगी कार्य के साथ विद्यार्थी समूह अधिगम के तरीके, समूह के लक्ष्य और सफलता पर बल देते हैं, जो कि समूह के सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी समूह अधिगम में मिलकर कार्य नहीं करते, बल्कि मिलकर सीखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, सामूहिक अधिगम में
ये जो हमारा सहयोगी अधिगम है, इसमें बच्चे मिलकर कार्य ही नहीं करते। हम अगर कहें कि बच्चे बस कार्य कर रहे हैं, नहीं, बच्चे मिलकर सीख रहे हैं। तो सीखने पर बल दिया है इन्होंने, रॉबर्ट एंड डेविडसन ने। इसकी एक परिभाषा है। सहयोगी अधिगम में बच्चों को निम्नलिखित कौशल सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। बच्चे ये सारे कार्य करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों के जवाब देते हैं, दूसरों को सुनते हैं, बोलते हैं, अपने सुझाव देते हैं, सहायता करते हैं दूसरों की, दूसरों से सहायता प्राप्त करते हैं, सहमति करते हैं किसी के विचार का कि हाँ ये कार्य इस तरह से सफल हो सकता है, या विरोध भी करते हैं, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, और अपने कुछ निर्णय भी लेते हैं, चलो इस कार्य को ऐसे करते हैं। तो ये सारे स्किल्स बच्चों की इंप्रूव होती हैं सहयोगी अधिगम के द्वारा। अब सहयोगी अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में आता है सहयोगी अधिगम की क्या विशेषताएं हैं। इसमें छात्र आपस में मिलकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये ग्लोब है, हमने बच्चों को ग्लोब दिया, चलो इसकी रिसर्च वगैरह करो, तो सभी बच्चे देखते रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, तो इन्हें ग्लोब की काफ़ी सारी जानकारी हो जाएगी, मैप वगैरह की। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का रोल निभाता है, आवश्यकता पड़ने पर छात्रों की मदद करता है। यह आधुनिक मनोविज्ञान के नियमों पर आधारित है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान के नियम कहते हैं कि बच्चे खुद कुछ कार्य करके सीखें, टीचर ने उन्हें सिखाए, बच्चे ही एक्टिव रहकर सीखें। यह आधुनिक मनोविज्ञान कहता है हमारा। इसमें छात्रों को करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, अच्छी बात है। सहकारी अधिगम शिक्षण अधिगम को विषय एवं अध्यापक केंद्रित न बनाने की अपेक्षा छात्र केंद्रित बनाने पर जोर देता है। तो ये जो हमारी सहयोगी अधिगम पद्धति है, ये एक शिक्षक केंद्रित पद्धति नहीं है, ये एक छात्र केंद्रित पद्धति है। इस विधि द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है, मतलब बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो उनकी जो लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है। इसमें छात्रों को सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। छात्रों को सामाजिक कौशल सीखने के भी अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि छात्र एक दूसरे के साथ समूह में रह रहे हैं, और हम समाज में क्या करते हैं, समूह में ही रहते हैं, तो सामाजिक कौशलों का विकास होता है बच्चों का इससे। छात्रों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं इससे। इसमें वार्तालाप होता है, बच्चों की शर्म व झिझक खत्म हो जाती है, हेजिटेशन कम हो जाती है बच्चों की, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं इसमें। इसमें छात्रों का जो भाषिक विकास है वह भी अच्छा होता है। यह विद्यार्थियों को स्वयं अपना अधिगम का मार्ग चयन करने हेतु प्रेरित करता है। तो ये सारे इसकी इंपॉर्टेंस है और हमारी विशेषताएं हैं। कुछ भी आता है आप ये लिख सकते हैं। अब इसके दोष या सीमाएं, ये भी आ गया था एक बार, लॉन्ग क्वेश्चन में आया था कि इसके इंपॉर्टेंस या विशेषताएं बताते हुए इसकी सीमाएं लिखिए। अब इसकी सीमाओं की बात कर लेते हैं। इसके माध्यम से छात्रों को किसी भी विषय का सतही ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, न कि गहरी। मतलब हम हल्का हल्का ज्ञान दे सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते। मान लेते हैं त्रिभुज है, हम बच्चों से कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की जो बाहरी सतह है उसका क्षेत्रफल बताइए, या उसकी लंबाई नाप कर बताइए, पूरी परिमाप बताइए, क्या हो जाता है, इस तरह से। लेकिन त्रिभुज के जो गहन हमारे सिद्धांत हैं, नियम हैं, वे नहीं बता सकते हम बच्चों को। बच्चा अपने आप करके नहीं सीख सकते, वे सारी चीज़ें टीचर को बतानी पड़ेंगी। यह व्यवस्था प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्राइमरी क्लास में बच्चे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, तर्क वितर्क की शक्ति उनमें विकसित नहीं होती, तो वे अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, खेलने लगते हैं, कुछ और बात करने लगते हैं। इसमें ज़्यादा बल सामाजिक कौशलों को सीखने पर होता है, न कि विषय ज्ञान पर। तो जो हमारा सहयोगी अधिगम है, इसमें बच्चे सामाजिक कौशल तो ज़्यादा सीखते हैं, विषय ज्ञान कम सीखते हैं। इसमें छात्रों से हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, हम ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं बच्चों से कि बच्चे पूरा ही पता लगा लेंगे उस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक हमने बच्चों को दिया है पूरा सीख लेंगे, उसके बारे में जितना भी ज्ञान है वो सारा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बच्चे बहुत ही कम प्राप्त करते हैं। कभी कभी बच्चे अपने टॉपिक से भटक भी जाते हैं, किसी और बात में लग जाते हैं, किसी और समस्या में लग जाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ शिक्षकों की संख्या कम है, छात्र अधिक है, वहां पर यह विधि विफल हो जाती है, क्योंकि कम शिक्षक है, ज्यादा छात्र हैं, तो इतने सारे समूहों को शिक्षक मैनेज नहीं कर पाता। एक शिक्षक खड़ा होकर लेक्चर विधि से, जो हमारा भाषण विधि है, उसके द्वारा ज्ञान प्रदान कर सकता है। लेकिन इतने अगर हम ग्रुप बनाए, 5-5, 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाए किसी क्लास का, तो एक टीचर उन ग्रुप्स को मैनेज नहीं कर पाता। कभी कभी छात्र कुछ दूसरे छात्रों का विरोध ही करने में लग जाते हैं, कभी कभी आपस में हमें जलन हो जाती है एक दूसरे से कि ये ज़्यादा बोल रहा है, तो हम विरोधी करते रहते हैं, चाहे हमारे सामने वाला बच्चा कितनी अच्छी बात क्यों ना कह रहा हो, हम विरोधी करने लगते हैं। तो इससे जो सामाजिक कौशल बच्चे सीखते हैं वे सही तरह से भी नहीं सीख पाते, असामाजिक कौशल भी सीख जाते हैं। छात्रों के समय का दुरुपयोग भी हो जाता है, कभी कभी बच्चे दूसरे कामों में लग जाते हैं, बात करने लगते हैं, तो समय का दुरुपयोग भी होता है। ये सारी इसकी कमियाँ होती हैं सहयोगी अधिगम की। अब सहयोगी अधिगम के सिद्धांत है, सहयोगी अधिगम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ पर हमारा सहयोगी अधिगम आधारित है, वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे। ये लॉन्ग में आता है, किसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसकी सीमाएं भी लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। अब एक एक करके सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशलिटी,
इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे इसमें सामाजिकता भी सीखते हैं। तो इसका एक आधार सामाजिकता भी है, सिद्धांत सामाजिकता भी है। यह बच्चों का सामाजिक विकास भी करता है। सहयोगी अधिगम सामाजिक कौशलों में सुधार पर आधारित है। इसमें सभी बच्चों को ऐसा माहौल प्रदान किया जाता है जैसा उन्हें विद्यालय से बाहर अपने समाज में मिलता है। इसमें छात्र अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया करते हैं जिससे उनकी सामाजिकता का विकास होता है। आप सामाजिकता के बारे में कुछ और बातें भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सहयोगी अधिगम में छात्र एक समूह में रहकर किसी समस्या का समाधान करते हैं जिसके लिए वे अपना उत्तरदायित्व लेते हैं तथा उससे पूर्ण करते हैं। इससे छात्रों के उत्तरदायित्व को निभाने के कौशलों का भी विकास होता है। रोचकता का सिद्धांत, इंटरेस्टिंग भी होती है यह विधि। सहयोगी अधिगम कक्षागत शिक्षण में रोचकता व नवीनता लाता है। इसमें छात्र अपने सहपाठियों के साथ समूह में बिना किसी दबाव के सीखते हैं। समूह में कार्य रोचक हो जाता है। इससे छात्र बढ़ चढ़कर क्रियाओं में भाग लेते हैं जिससे छात्रों द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी हो जाता है। अंतर्निर्भरता का सिद्धांत, इसमें बच्चे एक दूसरे पर निर्भर रहना भी सीख जाते हैं। सहयोगी अधिगम में सभी छात्र समूह में कार्य करते हैं। सभी छात्र के पास अपने अपने कार्य होते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके लिए एक दूसरे पर इन्हें निर्भर रहना पड़ता है छात्रों को। इससे छात्रों को आपसी निर्भरता की जानकारी मिलती है और उनका आपसी तालमेल बढ़ता है। नेतृत्व का सिद्धांत, अब देखो इसमें सब छात्र आपस में मिलकर कार्य करते हैं। तो कभी कभी कोई समस्या ऐसी हो जाती है, कोई गंभीर समस्या इनके सामने उत्पन्न हो जाती है बच्चों के सामने, तब ये एक नेता चुन लेते हैं अपना कि ये लीडर है, ये डिसाइड करेगा किस बच्चे को क्या करना है। तो इससे नेतृत्व की भूमिका का भी विकास होता है इन बच्चों की। सहयोगी अधिगम में सभी छात्र समूह में कार्य करते हैं। परिस्थिति के अनुसार छात्र अपने समूह के लिए नेता, निर्देशक, सहायक, रिकॉर्डर आदि का चयन करते हैं जिससे उनके लिए लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाए। इससे छात्रों में जो नेतृत्व की भूमिका है उसका विकास हो जाता है। प्रोत्साहन का सिद्धांत, टीचर को प्रोत्साहन भी करना होता है, बच्चों को प्रोत्साहित करना होता है, प्रोत्साहन देना होता है टीचर को, क्योंकि बच्चे खुद कुछ कार्य कर रहे हैं। अगर हम उन्हें प्रेरित नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे बच्चों को, तो वे उस कार्य को नहीं करेंगे। सहयोगी अधिगम का आधार सभी छात्रों को प्रोत्साहन देना ही है। प्रोत्साहन पर ही सहयोगी अधिगम का कार्य केंद्रित रहता है। इसमें शिक्षक की भूमिका अहम हो जाती है। शिक्षक प्रेरणा की अनेक विधियों का प्रयोग कर छात्रों को प्रेरित कर सकता है। प्रेरित छात्र अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशल का सिद्धांत, बच्चों का भाषिक कौशलों का भी विकास होता है। सहयोगी अधिगम छात्रों के भाषा के विविध कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करता है। इसमें छात्र आपस में बात करते हैं जिससे छात्रों के संप्रेषण कौशलों का विकास होता है। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। अतः सहयोगी अधिगम भाषागत अधिगम में भी सहायता प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, इसका एक सिद्धांत मनोवैज्ञानिकता भी है क्योंकि यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों का पालन करता है। सहयोगी अधिगम, सहयोगी अधिगम में सीखने का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें छात्र निष्क्रिय ज्ञान नहीं ग्रहण करते बल्कि सक्रिय रूप से अंतःक्रिया कर सीखते हैं। इससे छात्रों द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार यह सही होता है। इस प्रकार यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों का भी पालन करता है। ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों, ये का है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का भी पालन करता है। तभी आज का हमारा टॉपिक था सहयोगी अधिगम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम बीएड एग्जाम की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें क्या होता है, हम बच्चों को समूह में बांट देते हैं, कोई कार्य देते हैं, बच्चे उस कार्य को करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। सब बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं इसमें। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।